कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस, भाई आपने अभी तक पढ़ा कि एक कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब उसके दो तीन तरीके थे कि भाई आपको टोटल फ्लक्स वेरी करना था तो आप या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते थे या एरिया वेरी करते थे या उसके एंगल को वेरी करते थे। या दूसरी बात, आप एक कंडक्टिंग वायर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते थे तो उसमें मोशनल ईएमएफ आता था। ये सारी बातें हमने करी थी। पर अगर ऐसा हो कि एक कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखी है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो कॉइल की वजह से, करंट की वजह से अपना एक मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर पे अलग, बाहर अलग, ऐसा हम देख चुके हैं पहले भी। अब सोचो कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड में है, अब उसमें अगर करंट वेरी करता है, क्या हुआ कि भाई जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो आपने वेरी किया, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वेरी होगा। ये बात सही है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि वो अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में जो कि वेरी हो रहा है उसमें रखा हुआ है कॉइल। ऐसा ही हुआ भाई, कॉइल अपने ही द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ साथ वेरी कर रहा है। ऐसा सिचुएशन है। तो हमें ये बात तो पता ही है कि जब एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी जाती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो क्या यहाँ भी ये पॉसिबल है कि यहाँ भी ऐसा होगा कि वो अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने की वजह से उसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आए? कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, खुद का प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो क्या उस वजह से उसमें कोई चेंजेस आएंगे? क्या उसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? यस। तो ये बात हम यहाँ इंडक्टेंस में पढ़ने वाले हैं। तो हम यही बोलेंगे कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल or conductor by which it opposes change in current in itself. It opposes change in current in itself. और ऐसा क्यों अपोज किया उसने? क्योंकि करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो करंट को वेरी करेगा, इसमें करंट को चेंज होने से रोकेगा। ठीक है, तो बात वही लेंज लॉ, फैराडेज लॉ वाली ही है, पर यहाँ पे खुद के करंट की वजह से जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड आया उसमें चेंज होने की वजह से ही यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है बात? तो यस, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ क्यों? क्योंकि खुद की वजह से हो रहा है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बात? तो बोल सकते हैं ऐसा कि इफ देयर एग्जिस्ट अ करंट आई इन अ कॉइल, किसी कॉइल में अगर करंट आई चल रहा है और ये जो आई है वो वेरी कर रहा है विद टाइम एज डी आई बाई डी टी। इस आई डॉट लिखा है मैंने, डॉट जहां लगता है तो वो रेट ऑफ चेंज कहलाता है, तो आई डॉट इज डी आई बाई डी टी। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इससे जो फ्लक्स चेंज होगा, हमें पता है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसा होता है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम? क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इसका प्रोड्यूस होता है वो म्यू नॉट एन आई बाई टू, आपने पढ़ा था एट द सेंटर। तो फ्लक्स जब मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स भी तो प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ये बात हम कह सकते हैं डायरेक्ट। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये इंड्यूस्ड हमें पता है फैराडेज लॉ से वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो क्या वो प्रोपोर्शनल होगा डी आई बाई डी टी के? यस, ये बात भी क्लियर है। तो ई इंड्यूस्ड जो आएगा वो आएगा प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी आपने लिखी, इसे ही हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू एल आई, मतलब दिस एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या कहती है कि ये जो फ्लक्स आया है, ये फ्लक्स किसकी वजह से है? फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ करंट, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो
फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो लिखा जाएगा फाई एंड इज इक्वल टू एल आई। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन करंट, फ्लक्स linked with the coil due to its own current। तो अगर खुद के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमें अगर फ्लक्स लिखना है तो हम लिख सकते हैं phi इक्वल टू एल आई, वेयर दिस एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। और आई जो है वो इस कॉइल में पास होने वाला करंट है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अब ये एल की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं? तो एल की यूनिट होती है हेनरी, या इसकी एक यूनिट और है विच इज वेबर पर एम्पियर। एक यूनिट इसके और क्या है? वेबर पर एम्पियर। ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि फाई की यूनिट है वेबर, आई इज एम्पियर, तो एल के लिखा जाएगा वेबर पर एम्पियर, इसी को बोलते हैं हेनरी। ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में फर्स्ट टाइम बात की थी। ठीक है। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जाए तो हमने लिखा है इसको डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो होगा, अगर हम इसको फाई को डिफरेंशिएट करते हैं विच इज एल आई, तो एल तो है कांस्टेंट, तो हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो ये होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। और ये ईएमएफ किसकी वजह से आया? खुद में जो करंट चेंज हुआ उसको अपोज करने के लिए ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो ऑब्वियसली अपोज जब कर रहा है तो करंट के वेरिएशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इट अपोजेस द वेरिएशन इन करंट। तो ऐसा हो जाएगा कि भाई अगर उस सर्किट में किसी एक डायरेक्शन में करंट कम हो रही है तो ये उस कम होने को अपोज करेगा, मतलब उस तरफ करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा फिर से। या फिर अगर करंट बढ़ रही है तो उस बढ़ने को अपोज करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ताकि वो करंट फिर से कम हो सके। हमेशा उस वेरिएशन को अपोज करेगा। ठीक है बात? ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दिस इट्स ओन करंट। यहां तक बात क्लियर है आपको? तो इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये खुद में खुद की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ, खुद के वेरिएशन की वजह से खुद में प्रोड्यूस हुआ, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये देखा कहां से गया? तो भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कंडक्टिंग वायर स्ट्रेट लिया ऐसा, ठीक है, उसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ एक की लगा दी, ऐसा एक छोटा सा सर्किट बना के हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है वी, इसका रेजिस्टेंस था आर। तो देखा गया कि भाई जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे हमें पता है कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा विच इज आई इक्वल टू वी बाई आर। ये बात हम जानते हैं, ओम्स लॉ से हम इसे कर चुके हैं। पर इसका जो टाइम हमने देखा कि ये करंट किस तरीके से वेरी किया स्विच क्लोज करने के बाद, तो इसका ग्राफ जब बन के आया तो ग्राफ बना कुछ ऐसा, इस तरीके से कि भाई बहुत ही कम टाइम में ये जो करंट है ये वी बाई आर तक पहुंच गया। ये जो टाइम उसको लगा ये बहुत छोटा टाइम लगा, और उसके बाद एक कांस्टेंट करंट चलता रहा इस तरीके से। लेकिन सोचो अगर इसी कंडक्टर को मैं, जो अभी एक स्ट्रेट वायर है, इसे मैं एक कॉइल का फॉर्म दे देता हूँ, एक रिंग बना देता हूँ इसकी, ठीक है, इस तरीके से कॉइल बना दी इसकी यहाँ पे। अब करंट जो चलेगा वो ऐसे चल के यहाँ से होके फिर से ऐसे बाहर आएगा, इस तरीके का अपने कॉइल बना दिया इसको, और वही सेटअप वही है। अब इस बार जब आपने इसका ग्राफ बनाया t इक्वल टू 0 से, तो ग्राफ बना कुछ ऐसा, मतलब इस बार करंट को v बाई आर होने में काफी टाइम लग गया। करंट इस तरीके से इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा? भाई वही कंडक्टिंग वायर है,
बस उसकी शेप हमने चेंज कर दी। कंडक्टिंग वायर पहले स्ट्रेट रखा हुआ था, तो बहुत ही कम टाइम में वो अपने मैक्सिमम करंट V बाय आर तक पहुंच गया और उसके बाद वो कांस्टेंट रहा। जबकि उसी कंडक्टर को आपने जब एक कॉइल का फॉर्म दे दिया, तो इस बार उसमें करंट एकदम इंक्रीज नहीं हो पाया, वो स्लोली इंक्रीज हुआ और अपने मैक्सिमम तक पहुंचा। और वो भी इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैक्सिमम हो रहा है। अपन देख पा रहे हैं कि एसिम्प्टोटिक रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। वो V बाई आर को टच नहीं कर रहा कर, उसके पैरेलल जाके इनफाइनाइट पे वो मिलेगा। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि भाई करंट का वेरिएशन चेंज हो गया। तो बात आई सेल्फ इंडक्टेंस की, कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल है, इस कॉइल में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक जब आपने करंट, भाई जब आपने स्विच जैसे क्लोज किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ होगा। अब करंट ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पूरा पूरा फ्लो हो गया। करंट फ्लो होना शुरू हुआ, चार्जेस फ्लो होने शुरू हुए। तो पहले इस कॉइल में करंट था जीरो, जब स्विच ओपन था तो करंट था जीरो। जैसे आपने स्विच क्लोज किया, कुछ चार्ज कैरियर जहां से पास हुए होंगे और उसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि जीरो से वेरी कर रहा है, जीरो से अब इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आया होगा जो इस वेरिएशन को अपोज कर रहा था। और इस वजह से जो करंट का इंक्रीमेंट है वो स्लो है, वो धीरे धीरे जाके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच पा रहा है। अचानक से वो नहीं पहुंच पाया, जैसा कि स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस में हो गया था। ठीक है, तो यहां से हम बात समझ में आई कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये उस कंडक्टर की शेप पे भी डिपेंड करता है या उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है उस पे भी डिपेंड करता है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन its shape and orientation of the flux linked with itself. ठीक है, self inductance of a coil या conductor depends on its shape and orientation of the flux linked with itself. ये अपने को इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से अपने को बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कि एक सोलेनॉइड के साथ सेल्फ इंडक्टेंस कैसा होता है। तो लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। हमारे केस में हम सोलेनॉइड के बारे में ही बात करने वाले हैं मोस्टली। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, हमारे सिलेबस में सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में ही सारी बातें हैं। बाकी जेई एडवांस लेवल पे अगर कोई कॉइल देके आपसे अलग से पूछ ले जाए तो अलग बात है। नीट और जेई मेंस तक सोलेनॉइड के बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि एक सोलेनॉइड जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि इसमें से अगर करंट आई इधर से पास हो रहा है और हमें पता है कि इसकी रेडियस अगर आर है और इसकी लेंथ अगर एल है, तो एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो लेंथ होती है वो इस रेडियस से बहुत ज्यादा होती है, ये बात हमें पता है। ओके, अब इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है और ये जो करंट है ये वेरी कर रहा है विद टाइम। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं, टोटल टर्न्स जो है वो एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। ठीक है, तो हमें बात पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, याद करिए फॉर्मूला कितना होता था, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन हियर, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला में याद रखने वाली बात थी, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। तो स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल इनटू आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स linked with any cross section of solenoid। सोलेनॉइड के किसी भी क्रॉस सेक्शन के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया। फील्ड आपको पता है, तो मैं फ्लक्स अगर किसी एक क्रॉस सेक्शन से लिखता हूँ तो उसे लिखूंगा बी इनटू एरिया, और अपने को पता है एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर। क्या इसको चलिए एरिया ही रहने देते हैं, इसे
रेडियस के टर्म में ना लिखते हैं तो बी इंटू ए ही मैं से रहने देता हूँ, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन के साथ ये हो गया बी इंटू ए। लेकिन टोटल फ्लक्स कितना होगा इसका? भाई एक क्रॉस सेक्शन का अगर देखा जाए तो फ्लक्स आ रहा है बी इंटू ए। ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है? क्या एन कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है? यस। तो टोटल फ्लक्स अगर लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा फाई इज एन टाइम्स बी इंटू ए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। यहाँ तक अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बी की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ तो अपने को 5 मिलता है एन इंटू बी की वैल्यू इज म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। ध्यान से देखें तो ये बनता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई एल, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल फ्लक्स जो इससे लिंक्ड है। और हमें ये बात भी पता है कि अगर एक कॉइल के लिए हम बात कर रहे हैं कि इसमें अपना जो करंट है इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे लिखा जाता है फाई इक्वल टू एल आई, जो बात हमने अभी करी थी। खुद के करंट की वजह से जो इसमें फ्लक्स लिंक्ड है वो होता है फाई इक्वल टू एल आई। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे यहां से मिलता है एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल। दिस इज सॉरी एरिया अपन लिखना भूल गए यहाँ पे, दिस एरिया इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल ये आएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पे एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बात ध्यान रखेंगे। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो दिस L is the coefficient of self-inductance for a solenoid, actually ideal solenoid। ठीक बात है यहाँ तक? पक्की बात? चलिए, अभी सोलेनॉइड्स को अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करें तो इसे ही क्या कहा जाता है? इंडक्टर। तो कोई डिफरेंस बात नहीं है। जब सोलेनॉइड को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंडक्टर। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं हमारे सर्किट्स के बारे में, तो हम एक नई टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज इंडक्टर। तो आपने रजिस्टर पढ़ लिया, आपने कैपेसिटर पढ़ लिया, तीसरा जो इसका एलिमेंट आता है किसी सर्किट का वो होता है इंडक्टर। इंडक्टर के साथ आप अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, नाउ द टर्म इज इंडक्टर। तो लिख लेते हैं, जब सोलेनॉइड को यूज किया जाता है सर्किट में, सोलेनॉइड इन द सर्किट is termed as इंडक्टर। इंडक्टर कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सोलेनॉइड ही है जो कि सर्किट में यूज किया गया है। ओके, तो ये जो इंडक्टर है इसका बिहेवियर कैसा होगा इस सर्किट में, इस बारे में बात करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए, तो एक इंडक्टर आपने यूज किया, इस इंडक्टर को आपने ऐसा रखा हुआ है और इसमें जो करंट जा रही है आई वो एक कांस्टेंट करंट है। आई यहाँ पे वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब आई इस पे वेरी नहीं कर रहा, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो इससे बन रहा है म्यू नॉट एन आई वो वेरी नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा, तो क्या इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। जब तक कि फ्लक्स वेरी ना करे तब तक कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब ये जो इंडक्टर है ये सीधा सीधा एक वायर की तरह बिहेव करेगा, ऐसा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। ए से बी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, जो इसमें करंट जा रही है वो कांस्टेंट कर रहे होते फ्लो होती रहेगी, ठीक है। नाम दे दीजिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। लेकिन अगर इसी केस में जो आपने इंडक्टर यहाँ पे डाल रखा है उसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो इस तरफ जा रही है और यहाँ पे करंट जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। टाइम के साथ इस इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या लिखा जाएगा? अब क्या बोले? जब करंट इससे इंक्रीज हो रही है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स या इससे लिंक्ड फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है।
और जब ऐसा होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा काम करेगा, सच दैट वो इस इंक्रीज होने वाले करंट को अपोज कर सके। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आना चाहिए उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि वो प्लस इधर माइनस इधर, मतलब उसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो इंड्यूस्ड, ताकि ये इस इंक्रीमेंट को अपोज कर सके। यहाँ तक बात क्लियर? अपोज करने के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस आनी चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो अब ये इंडक्टर जो बिहेव करेगा वो बिहेव करेगा एक बैटरी की तरह ऐसा। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट ई इंड्यूस्ड, जिसके बारे में हम लिख चुके हैं, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम यहाँ पे लेंस लॉ आप कह सकते हैं, या सीधा हम कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि भाई जिधर करंट इंक्रीज कर रहा है उसके अपोजिट यहाँ पे बैटरी होनी चाहिए। तो इसके डायरेक्शन प्लस माइनस हमने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ऐसे देख लिया। तो ये इंडक्टर जब इससे करंट इंक्रीज कर रहा है तो बिहेव करेगा एज अ बैटरी जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ई इंड्यूस के बराबर। और यही इंडक्टर अगर एक ऐसा है जिससे करंट डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, जो आई है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, तब क्या होगा? फिर से फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इंडक्टर इज वेरिंग, और इस वेरिएशन को अपोज करने के लिए जो करंट इसमें आना चाहिए या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि इस वेरिएशन को अपोज करे। तो करंट कम हो रही है तो उस अपोजिशन उसको अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट इसमें प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैटरी बनेगी वो बनेगी एक 86, सॉरी मैंने गलत बना दिया। तो यहाँ जो बैटरी बननी चाहिए वो बनेगी कुछ ऐसी, सच दैट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो। तो यहाँ पे दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, ऐसा ये पूरा एक बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हायर पोटेंशियल, यहाँ जो आप करंट देख रहे हो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कैसे जा रहा है, ये बैटरी के अंदर की बात है। भाई सर्किट की अगर बात करो तो सर्किट ऐसा है पूरा, तो करंट यहाँ से चल रहा है इस तरीके से हायर पोटेंशियल से बाहर निकलता हुआ, और ये पूरी एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। और बैटरी के अंदर की जब बात करते हैं तो करंट लोअर से हायर ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ हम जब नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं तो उसमें बता पा रहे हैं आराम से कि जो करंट चला है वो हायर पोटेंशियल से निकला है और आगे की तरफ सर्किट में चल रहा है। तो इंड्यूस जो आया वो इस तरीके से आएगा सच दैट वो इस कम होते हुए करंट को अपोज कर सके, इस कमी को अपोज करे, मतलब उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। तो यहाँ पे जो इंड्यूस आएगा अगेन एल डी आई बाई डी टी इस तरीके से। तो ध्यान रखना है इंडक्टर्स के बिहेवियर, अगर इसमें करंट कांस्टेंट है तो वो एक सिंपली एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा जिसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। पर अगर इस इंडक्टर से करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो रेस्पेक्टिवली ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा विद ई इंड्यूस्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वैल्यू होती है एल डी बाई डी टी। और इसका जो ओरिएंटेशन है किधर हायर पोटेंशियल किधर लोअर पोटेंशियल, ये हमें वहां पे जज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये उस इंक्रीमेंट को अपोज करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस डिक्रीमेंट को अपोज करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है बात यहां तक सारी पक्की बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे एक बड़ा आसान से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि आपको एक सर्किट की ब्रांच दे दी, ब्रांच है ऐसी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है इस तरीके से, और एक इंडक्टर आगे लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, दो पॉइंट आपको दे दिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहाँ बताया गया है कि जो करंट चल रहा है वो 5 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है 1 ओम का, ये जो बैटरी है ये है 15 वोल्ट्स की। ओके, एंड ये जो इंडक्टेंस आपको दे रखा है, इंडक्टर जो दे रखा है उसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी के बराबर। ये सारी चीजें आपको गिवन है, और बोला गया है कि इस ब्रांच में जो करंट का वेरिएशन है डी आई बाई डी टी वो है -10 एम्पियर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है -10 एम्पियर पर सेकेंड। -10 मतलब, माइनस मतलब इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा गया फाइंड
potential difference between A and B, VA माइनस VB आपसे पूछा गया है, बताइए कितना है। ओके तो क्या करना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का हमें तरीका पता है कि जब रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं तो V इक्वल टू आई आर यूज करते हैं, जब बैटरी के लिए लिखते हैं तो सीधा सीधा वो वोल्ट्स में आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब इंडक्टर के लिए लिखते हैं तो अभी हम बात करके आए हैं, यहाँ देखना पड़ेगा कि हायर पोटेंशियल किधर, लोअर पोटेंशियल किधर, और उसकी वैल्यू होती है एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे जब करंट डिक्रीज कर रहा है, इससे पास होने वाला करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंडक्टर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और वो हायर पोटेंशियल किस तरफ होगा, सच दैट इस डिक्रीमेंट को वो अपोज कर सके, मतलब सेम डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कर सके। तो यहाँ पे जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा, बाकी बात, सच दैट ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सके, इस डिक्रीमेंट को अपोज कर सके। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब अपन आराम से लिख सकते हैं, अपना जो सर्किट अब बन गया है वो कुछ ऐसा बन गया है, ये 15 वोल्ट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ये 1 ओम आपको ऑलरेडी गिवन है, इस इंस्टेंट पे जो इसमें करंट है वो 5 एम्पियर है एट दिस इंस्टेंट, है ना, क्योंकि समय के साथ तो करंट चेंज हो रहा है, तो इस इंस्टेंट पे ही आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है जब इसमें करंट 5 एम्पियर है। और ये आपका आया ई इंड्यूस, जिसकी वैल्यू होती है एल डी आई बाई डी टी। आपको सारी चीजें गिवन है, एल इज 0.5, डी आई बाई डी टी का यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10, लिखेंगे से 5 वोल्ट्स। तो ये 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें केवीएल लिखना आता है एक पॉइंट से शुरू करके नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए। हम लिखते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो वी ए पोटेंशियल एट ए, करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो लिखेंगे माइनस आई आर 5 इंटू 1, दिस इज लोअर दिस इज हायर, तो प्लस 15, दिस इज लोअर दिस इज हायर, तो प्लस 5। आप पहुंच गए बी पे इक्वल टू वी बी। आपको पूछा गया है वी ए माइनस वी बी, तो आप सीधा लिखेंगे इसे, ये हो गया 20 माइनस 5 15 माइनस 15 वोल्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर वी ए माइनस वी बी। क्लियर है बात? पक्का कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए फिर, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है, इस तरीके से, और इस बार करंट आ रहा है इस तरीके से 2 एम्पियर। ये पॉइंट आपको दे रखा है बी, ये पॉइंट है ए, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4 ओम्स, ये बैटरी आपको दे रखी है 10 वोल्ट्स, ये इंडक्टेंस आपको दे रखा है 5 हेनरी, और बोला गया है कि यहाँ जो वेरिएशन इन करंट है डी आई बाई डी टी वो है -0.5 एम्पियर पर सेकेंड। पूछा गया आपसे, बताइए वी बी माइनस वी ए कितना है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कर लिया? तो देखिए, चलिए, जो इंडक्टेंस है वो, क्योंकि इससे करंट वेरी कर रहा है, तो बिहेव करेगा एक बैटरी की तरह, और वो बैटरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता होता है एल डी आई बाई डी टी। हमें डिसाइड करना है उसका डायरेक्शन, मतलब हायर पोटेंशियल किधर, लोअर पोटेंशियल किस तरफ। तो क्योंकि करंट यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, माइनस लगा हुआ है, मतलब करंट यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो करंट जब डिक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि इस डिक्रीमेंट को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ऐसा होना चाहिए कि वो भी इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे, तभी इस डिक्रीमेंट को वो अपोज कर पाएगा। तो इस बार जो आपका सर्किट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ये आपको दे रखा है 10 वोल्ट्स, दिस इज 4, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका बना वो बनेगा एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। एल आपको गिवन है विच इज 5 इंटू डी आई बाई डी टी इज 0.5, ये आपके पास हो गया 2.5 वोल्ट्स। आपको पूछा गया है वी ए माइनस वी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, लिख लेते हैं, किसी भी एक तरफ से आप चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ विच इज 2 एम्पियर, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल।
आप चाहें तो बी से लिखना शुरू कीजिए, चाहे तो ए से। हम बी से शुरू करते हैं। वी बी, आगे बढ़े तो आएगा +2.5, आगे आएगा -10, आगे आएगा माइनस आई आर विच इज 4 × 2 इक्वल टू वी ए। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 18 और 2.5 ये बन रहा है। 18 माइनस 2.5 15.5, आंसर आएगा पॉजिटिव 15.5 वोल्ट्स। क्लियर है बात? कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार सर्किट कुछ ऐसा है, सर्किट में ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। ये एक इंडक्टर है, इससे नीचे एक बैटरी कनेक्ट है यहाँ पे, इधर एक इंडक्टर और लगा हुआ है इस तरीके से, और इस तरफ एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है ए, इधर से करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर्स की, सॉरी 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम्स। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, और इधर पॉइंट है सी। यहाँ आपको जो चीजें गिवन है वो है, ये है 2 हेनरी, दिस इज 10 वोल्ट्स। यहाँ पे आपको दे रखा है 4 हेनरीज के बराबर। इसमें करंट आपको दे रखी है I2, ये करंट थी I1 जो इसमें चल रही थी। यहाँ आपको करंट दे रखी है I2.6 एम्पियर्स। आपको पोटेंशियल भी दे रखे हैं, ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स, बी का पोटेंशियल है 40 वोल्ट्स। ये चीजें भी आपको यहाँ पे गिवन है। इस बार आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और दे रखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस इज 2.5 एम्पियर पर सेकंड इंक्रीजिंग। डी आई बाई डी टी आपको गिवन है 2.5 एम्पियर पर सेकंड, पॉजिटिव में मतलब जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है, ठीक है, पक्की बात। चलिए तो डी आई वन बाई डी टी, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट कौन सा है I1, बाकी दोनों इंडक्टर हैं। तो ये आपको दे रखा है डी आई वन बाई डी टी 2.5 पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है। आपको डी का पोटेंशियल भी दे रखा है 0 के बराबर, यहाँ भी आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बताइए सी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि हमें I1 I2 पता है, इस तरफ का I3 नहीं पता, इधर करंट कितना जा रहा है ये हम नहीं जानते, तो पहली बात तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डी और बी के बीच का सीन है, डी एंड बी, इधर डी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, बी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, 0 और 40 हम देख पा रहे हैं, है ना। और करंट अगर देखो तो लोअर से हायर की तरफ चल रही है, डी से बी की तरफ चल रही है, I2 की डायरेक्शन इज फ्रॉम लोअर टू हायर। और ऐसा कब होता है? जब I2 जो है वो डिक्रीज कर रहा हो, मतलब करंट उस तरफ कब चलेगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा आ रहा हो, दिस इज इंड्यूस्ड, तभी करंट इस डायरेक्शन में जा सकता है, लोअर से हायर की तरफ। और इसका मतलब ये है कि ये भी इस डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ पे कम हो रहा है, उस कम को अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में ये भी करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि di2 by dt इज नेगेटिव। ये बात क्लियर है आपको? नेगेटिव क्यों, फिर से बता देता हूं। यहाँ जो करंट फ्लो हुआ वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हुआ। अब ऐसा बिना किसी ईएमएफ के तो पॉसिबल है नहीं, और वो ईएमएफ यहाँ पे कौन दे सकता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि और तो कोई बैटरी लगी नहीं है डी से बी के बीच में। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर करंट इस तरफ है तो पॉजिटिव एसआर इस तरफ होना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तभी वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। और ऐसा कब होता है? जब ये करंट डिक्रीज हो रहा होता है, तभी इस डिक्रीमेंट को अपोज करने के लिए वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है। ठीक है बात यहां तक, पक्की बात। अपने को पता है कि ये जो
चेंज इन पोटेंशियल है Vd माइनस Vb, दिस इज नथिंग बट E इंड्यूस्ड के बराबर, और E इंड्यूस्ड होता है LdI2/dt, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से अपने को बात समझ में आ गई कि ये तो आपको दे रखा है Vd माइनस Vb इज -40, एंड दिस L L आपको दे रखा है 4 di2/dt, यहाँ से आपको मिला di2/dt इज -10, जस्ट नेगेटिव मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अपने को वेरिएशन मिल गया। di1/dt अपने को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है 2.5 पॉजिटिव का। तो दो में तो अपने को वेरिएशन मिल गए, i3 का वेरिएशन अपने को चाहिए। अब i3 का वेरिएशन कैसे देखा जाए? तो भाई हमें KCL से पता है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। भाई जितना करंट इधर से आएगा वही तो यहाँ और यहाँ चलेगा, जंक्शन लॉ से हमें पता है ये बात। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो di1/dt इक्वल टू di2/dt प्लस di3/dt। di1 di2 आपको पता है, di3/dt आपको यहाँ से मिल जाएगा। di1/dt is 2.5 which is given, di2/dt अभी आपने कैलकुलेट किया -10, di3/dt अपने को पता चल गया यहाँ से is equal to 12.5 एम्पियर पर सेकंड पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये जो ऊपर I3 करंट जा रहा है, ये I3 करंट इंक्रीज कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए वो उसको अपोज करना चाहिए, इस इंक्रीमेंट को अपोज करना चाहिए, मतलब उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये जो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा वो ऐसा बिहेव करेगा, जिससे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सके। अब अपने को D से C तक का ब्रांच मिल चुकी है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड आएगा वो आएगा L di3/dt। L आपको दे रखा है 2, यहाँ का जो इंडक्टेंस है वो 2, di3/dt अभी आपने कैलकुलेट किया 12.5 या 25 वोल्ट्स। तो अब अपन C से D वाली ब्रांच को अलग से बना लेते हैं। C से D वाली ब्रांच है कुछ ऐसी, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट्स, ये अभी आपने बताया E इंड्यूस्ड बना है कुछ ऐसा, तो ये 10 वोल्ट्स हो गया, दिस इज E इंड्यूस्ड, जो कि आपने बताया 25 वोल्ट्स आया। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, इसमें करंट जा रही है I3। क्या यहाँ करंट से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। C हमें निकालना है, D का पोटेंशियल 0 है, आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से VD प्लस 10 माइनस 25 इक्वल टू VC। VD is 0 plus 10 minus 25 equal to VC। यहाँ से आपको VC मिलता है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C is -15 वोल्ट्स। यह आपका फाइनल आंसर यहाँ से आएगा। क्लियर है बात? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अपने यूज हो गए एक साथ। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो जो चीजें गिवन थी वो था ये पोटेंशियल 10 वोल्ट्स, दिस पोटेंशियल 40 वोल्ट्स एंड दिस पोटेंशियल 0 वोल्ट्स। दूसरा ये करंट आपको गिवन है, ये करंट आपको गिवन है, सारे R और L आपको गिवन है, बैटरीज आपको गिवन है, ये सारी चीजें आपको गिवन थी। अब यहाँ से आपको निकालना था C का पोटेंशियल, ये रेट ऑफ चेंज आपको गिवन था। ठीक है, क्या किया हमने पहले हमने D से B का di2/dt कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट कैसे किया? तो हमने देखा कि भाई करंट यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहा है, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो D से B के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो, क्योंकि और कोई बैटरी यहाँ नहीं है और कोई रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है। तो ई इंड्यूस जो हमने लिखा वो VD माइनस VB लिखा, उसकी डायरेक्शन हमने देखी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वो भी होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने VD माइनस VB को इसे इंड्यूस के बराबर किया। इंड्यूस की वैल्यू हमें पता है होती है LdI/dt, वो यहाँ पे यूज किया, di2/dt मिला -10। ठीक है, इसे ही हमने यूज किया इस तरीके से जंक्शन लॉ लगा के। जंक्शन लॉ से हमें पता है कि तीनों करंट का रिलेशन होता है ये, अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ये रिलेशन। दो चीजें पता है, एक अननोन थी, वो अननोन हमें यहाँ से मिल गई, और ये अननोन मिलने के बाद अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि अब एक ही ब्रांच की आपको बात करनी है D से C तक की। तो उसमें आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन देखी, क्योंकि di3/dt
पॉजिटिव था, I3 इंक्रीज कर रहा था, तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन बताई वो बताई ऐसी। उसके बाद आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन अच्छा है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे कि जैसे आपने आरसी सर्किट्स पढ़े थे वैसे ही एलआर सर्किट्स भी होते हैं। एलआर सर्किट्स में किस तरीके से करंट इंक्रीज या डिक्रीज करती है विद टाइम, उसकी क्या इक्वेशंस होती हैं और उसके क्या क्या और पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।